हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विरद। आप लोगों के सामने आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करने के लिए आया हूं और ये टॉपिक है रिलेटेड इतिहास से भी और थोड़ा बहुत पॉलिटी से भी। तो आप आज का जो टॉपिक है वो इतिहास और राजव्यवस्था का मिक्सचर एक तरीके से देखेंगे। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये इतिहास से रिलेटेड है, लेकिन इतिहास के समय में किस तरीके से जो राजव्यवस्था की जो चीज़ें हैं वो उस समय लागू होती थी या फिर नहीं होती थी, इसके ऊपर हमारी आज चर्चा रहेगी। ये जानने का प्रयास किया जाएगा कि क्या लोकतंत्र यानी कि जो डेमोक्रेसी है, क्या वास्तविक रूप में ये डेमोक्रेसी प्राचीन समय से यानी कि ऋग्वैदिक काल से ही क्या हमारे भारत में है और क्या ये ऋग्वेद की देन है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसका स्टडी हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने उत्तर प्रदेश के टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करने के लिए स्टडी IQ उत्तर प्रदेश टेलीग्राम में सर्च करिए और आप आसानी से इससे जुड़ सकते हैं। और इस लेक्चर की PDF आपको सिर्फ और सिर्फ यहीं पर मिलने वाली है, इसलिए इससे जुड़िए ज़रूर। चलिए आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम ये जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम समझने वाले हैं इस पर्टिकुलर सेशन में, और बहुत ही शानदार तरीके से। पहली बात तो ये लोकतंत्र क्या है, इसके ऊपर हमारी चर्चा रहेगी। इसके बारे में हम समझाने का प्रयास करेंगे। बगैर इसको समझे ये टॉपिक आगे कैसे ही बढ़ेगा। इसके अलावा दूसरा हम पॉइंट समझने का प्रयास करेंगे कि वेदों में लोकतंत्र की क्या सुविधा है या किस प्रकार से लोकतंत्र को वेदों में रखा गया है या कहाँ उसका उल्लेख किया गया, उसको जानने का प्रयास करेंगे। प्राचीन समय में या प्राचीन काल में लोकतंत्र के कुछ उदाहरण मिलते हैं, वो उदाहरण क्या हैं, किस प्रकार के हैं, उनको समझने का प्रयास करेंगे। वैदिक काल में प्रशासन कैसा होता था, और आपको मालूम ही है कि आजकल का जो हमारा प्रशासन है वो लोकतंत्रात्मक है। तो क्या उस समय का प्रशासन भी लोकतंत्रात्मक था या नहीं था, इसको समझने का हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे। साथ ही साथ ऋग्वैदिक काल में लोकप्रिय कुछ सभाएं, असेंबलीज वगैरह हुआ करती थी जो लोकतांत्रिक प्रणाली का ही एक हिस्सा हुआ करती थी, उनको भी समझने का हम प्रयास करेंगे और उनका वर्क स्ट्रक्चर किस प्रकार से था, अंत में हम उसको समझेंगे। और आप सभी लोगों से ये उम्मीद करेंगे कि अगर सेशन के दौरान आपके कोई भी प्रश्न हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अंत में कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछिएगा, हम उसका रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। तो पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र जिसे आप इंग्लिश में डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो जो इंग्लिश में जो डेमोक्रेसी है वो हिंदी में लोकतंत्र है, और ये दोनों ही शब्द चाहे वो हिंदी के हों या फिर इंग्लिश के, ये दो शब्दों से मिलकर के बने हैं। जैसे कि अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में इसे कहेंगे आप लोक और तंत्र, ये दो शब्दों में आप इसको लिखेंगे। इसी तरीके से इंग्लिश में भी आप डेमोस और क्रेसी, ये दो तरीके के शब्दों को आप यहाँ पर रिप्रेजेंट करने का प्रयास जरूर करेंगे। तो अभी इसमें से जो ये वाला शब्द है, ये इसमें से जो डेमोस शब्द है, इससे लोकतंत्र की उत्पत्ति मानी जा रही है, लोकतांत्रिक शब्द जो है उसकी उत्पत्ति मानी जा रही है। और ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है, यानी कि एक ग्रीक लैंग्वेज का ये वर्ड है डेमोस। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करता है एक उस प्रकार के तंत्रात्मक प्रणाली को जिसमें व्यक्तियों का शासन हो। डेमोस का मतलब क्या है? जनसाधारण, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। डेमोस का मतलब क्या है? कॉमन मैन। किसी भी देश में, किसी भी क्षेत्र विशेष में, किसी भी राष्ट्र विशेष में उस जगह पर रहने वाले जो लोग हैं, और वो जो सामान्य लोग हैं, तो कुछ तो अधिकारी हो गए, कुछ तो राज प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर माने गए, और कुछ क्या अधिकतर जो होते हैं किसी भी जगह पर वो होते हैं सामान्य। तो जो सामान्य लोग हैं उनको कहा जा रहा है डेमोस, यानी कि जनसाधारण। और क्रेसी का मतलब हो गया शासन, यानी कि साधारण लोगों का शासन। अब देखिए यहां से कई शब्द जुड़ते हैं। साधारण लोगों का शासन, साधारण लोगों के द्वारा शासन, साधारण लोगों के लिए शासन, तीनों अलग अलग बातें हैं। और जहां पर ये तीनों का मेल देखने को मिलता है वो सबसे अच्छी डेमोक्रेसी के तौर पर उसको माना जाता है, जिसमें से इंडिया एक है। इस प्रकार की डेमोक्रेसी को अगर हम देखते हैं तो लोकतंत्र को जरा थोड़ा करीब से समझने का प्रयास करते हैं। तंत्र का मतलब होता है किसी भी प्रकार का कोई भी सिस्टम जो होता है ना, सिस्टम, एक ऐसा पैटर्न, एक ऐसा तरीका जिस पर कोई कार्य किया जाता है। आप इसको छोटे शब्दों में नियम भी बांध सकते हैं। इसमें ज्यादातर इस तंत्र में होते क्या है? नियम ही तो होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ नियम बनाने की संस्थाएं हैं, विधायिका है राज्यों में, और केंद्र में संसद है, उसे हम केंद्रीय विधानमंडल कह सकते हैं। तो ये जो विधानमंडल हैं, यानी कि संसद वगैरह हैं, या फिर राज्यों में जो भी विधानमंडल हैं, ये सब तंत्र ही तो बनाते हैं, ये सब सिस्टम बनाते हैं कि कैसे हम अपने राज्य को और अपने देश को किन नियमों के आधार पर सुरक्षित और
अग्रसर बना सकते हैं, अच्छी तरीके से आगे बढ़ता हुआ बना सकते हैं। तो उसके लिए किसी न किसी तंत्र या किसी न किसी सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तो अब बात आती है कि ये जो तंत्र है इसका निर्धारण कौन करेगा। तो उसका आंसर इसी शब्द से हमें मिल रहा है। इस पूरे वर्ड में ये जो तंत्र शब्द आ रहा है, इसका निर्धारण करने की प्रणाली का निर्धारण कौन कर रहा है? लोक कर रहा है। तो जब लोकतंत्र जब हम कहते हैं ना, तो लोकतंत्र का मतलब एक ऐसा सिस्टम जो लोगों द्वारा ही बनाया गया हो। अब जब ये तंत्र बना है तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन भी किसी पर होगा। जब कोई चीज बनाई गई है तो उसका कहीं ना कहीं प्रयोग होगा और किसी न किसी के द्वारा उसका प्रयोग किया जाएगा। तो फिर से ये पर्टिकुलर प्रश्न इस बात का उत्तर देने के लिए तैयार है कि एक लोक के द्वारा जो बनाया गया ये तंत्र है, ये जो नियम है, तंत्र मतलब ये नियम जो है, ये लागू किस पर होगा। अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो आपके मन में भी विचार यही आएगा कि भाई हाँ सही बात है, अगर लोगों ने इसे बनाया है तो किसके ऊपर लागू होगा। जैसे हम ही ने बनाया है नियम, तो ये लागू स्वाभाविक तौर से मानसिक रूप से हम ये समझते हैं कि अगर कोई नियम हमने बनाया तो लागू दूसरों पे कर दें, पर ऐसा नहीं है। इसका कहने का मतलब है कि आपने नियम बनाया है तो ये स्वयं पर ही लागू होगा, अर्थात लोक पर ही लागू होगा। तो देखिए इसका कितना खूबसूरत सा आंसर मिला। लोकतंत्र जो बनता है, लोक में जो तंत्र बनता है वो बनाया लोगों द्वारा ही जाता है और ये तंत्र लागू भी लोगों पर ही होता है। पर लागू किसके लिए होता है अगर की बात की जाए तो उसका आंसर भी लोक ही है। यही है डेमोक्रेसी। पर ये वाली डेमोक्रेसी तो आपको मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंतर्गत देखने को मिलेगी। आपको लगेगा कि ये आधुनिक डेमोक्रेसी के बारे में बात की जा रही है, पर क्या एंशिएंट डेमोक्रेसी भी हमको इस तरीके से देखने को मिली है? क्या प्राचीन लोकतंत्रात्मक प्रणाली भी हमको कहीं से देखने को मिलती है? हम इसी के बारे में समझने का प्रयास कर रहे हैं और इसमें हम ये समझने का प्रयास करेंगे एंशिएंट टाइम में जब चलेंगे तो उसमें वैदिक रिलीजन आएगा या वैदिक कल्चर आएगा, जिसको आप वैदिक संस्कृति कह सकते हैं। वैदिक संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है, एक ऐसा कल्चर है जिसमें उन नियमों का पालन हो रहा है जो कहीं ना कहीं वैदिक टेक्स्ट में दिए गए हैं। 4 प्रकार के वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जैसे आज हमारे पास में एक कॉन्स्टिट्यूशन है, आप किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हो वो एक साइड में बात रख दीजिए, आप रिलीजन में बिलीव करिए या ना करिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करना ये ज़रूरी है आपके लिए, ये मैंडेट है। हमारा देश हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलेगा। अब आपको अपना धर्म मानना है या नहीं मानना है, या जो भी आपको नीतियां हैं वो माननी है नहीं माननी है वो आपके ऊपर है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के नियम तो आपको मानने ही पड़ेंगे। ये इन्फोर्सेबल है, इसीलिए इसको कहते हैं लागू होना। इसीलिए एक प्राचीन समय में एक ऐसा भी समाज था जिस समय आज जैसा आधुनिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है या संविधान है वो नहीं हुआ करता था। उस समय उन संविधानों को हम संविधान न कह करके वेद कहते थे, क्योंकि उसमें ज्ञान की बातें थी, इसलिए वो वेद थे। हमारे लिए आज संविधान है क्योंकि ये विधान सबके लिए बराबर तौर पर लागू किया जा रहा है। तो उस समय का जो वैदिक कल्चर है, वैदिक संस्कृति है, उन वैदिक संस्कृतियों में भी गणतंत्र शब्द का प्रयोग हो रहा है। देखिए गणतंत्र या लोकतंत्र एक ही प्रकार की चीज है। गण का मतलब ही होता है लोग और तंत्र का मतलब वही मैंने आपको बताया सिस्टम। तो आप इसे गणतंत्र कह लीजिए या लोकतंत्र कह लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, तो गणतंत्र शब्द का प्रयोग जो है वो ऋग्वेद में भी है, अथर्ववेद में भी है, और आपको अन्य प्रकार के जो ब्राह्मण टेक्स्ट हैं उसमें अलग अलग तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तमाम प्रकार के ब्राह्मण टेक्स्ट हैं, आपने वैदिक साहित्यों में पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से आपको याद होंगे। अगर हम ध्यान करें तो ऋग्वेद में 40 बार इसका उल्लेख हो रहा है, और ये ऋग्वेद जो है ये सभी वैदिक टेक्स्ट में अगर देखें तो सबसे पुराना यानी सबसे प्राचीन वैदिक ग्रंथ है। और जो सबसे प्राचीन यानी कि पहला वैदिक ग्रंथ है उसमें ऋग्वेद 40 बार यूज हो रहा है। ऋग्वेद में 40 बार यूज हो रहा है गणतंत्र शब्द का प्रयोग। इट मीन्स इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी अच्छी है। मतलब उस समय का जो समाज है वो भले आप इसे रिलीजन से जोड़ करके देखें तो एक अलग नज़र होगा, लेकिन आप रिलीजन के अलावा, रिलीजन में भी तो नियम ही होते हैं और नियम भी व्यक्ति के लिए होते हैं। संविधान में भी नियम है और वो नियम भी भारतीय व्यक्तियों के लिए हैं, यानी भारत के लोगों के लिए, क्योंकि वो भारत का संविधान है। तो उस समय का संविधान यही है और उसमें 40 बार इस शब्द का प्रयोग किया गया। आगे चल करके अथर्ववेद जो है, जो कि अंतिम वेद के तौर पर माना जाता है, अथर्व ऋषि के विचार जिसमें आपको देखने को मिलते हैं, वो अथर्ववेद है, और उसमें भी आपको 9 बार इसका उल्लेख होते हुए दिखाई देता ही है। हालांकि शुरुआत के गणतंत्र और अंत के गणतंत्र में बहुत सारा कह सकते हैं जो अधिकार है उसका हनन भी हुआ है, या उसके अधिकारों में कमी या अधिकता का अंतर हमको देखने को मिलता है।
महाभारत की बात कर लेते हैं, वैदिक ग्रंथों से थोड़ा सा अलग हट करके। रामायण और महाभारत जैसे तमाम सारे एपिक्स भी हमारे पास में हैं। अगर हम महाभारत की बात करते हैं तो उसमें एक शांति पर्व है, कई सारे पर्व हैं, ठीक है। उसमें से एक शांति पर्व है जिसमें जो युधिष्ठिर हैं उनके कई सारे प्रश्नोत्तर भी हैं, उनको कई सारे मतलब जब उनके ताजपोशी हो रहा है तो उस दौरान भी कई सारे उनके विचार आ रहे हैं मन में। बहुत बड़ा है ये, कह सकते हैं, जो आपका महाभारत का जो शांति पर्व है। इस शांति पर्व में संसद शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि जिसको आप पार्लियामेंट कहते हैं आज की डेट में, उस समय उसे संसद के नाम का अर्थ दिया जा रहा है। कहीं कहीं पर इसको जो है संसद के अलावा जन समिति के रूप में भी इसको जाना गया है। जन समिति मतलब जन अर्थात लोग, समिति मतलब उनकी एक जो सभा है उसको जनसभा या जन समिति के रूप में भी बोला गया है। तो हमको ये समझ में आ रहा है कि ये भी वो समय है जहां पे आपको प्रजातांत्रिक चीजें जो है वो देखने को मिल रही हैं। अभी हम आपको यहाँ पर एक पॉइंट और समझाने का प्रयास करेंगे कि एंशिएंट टाइम में राजतंत्र होने के बावजूद भी प्रजातंत्र शामिल होता था। कई ऐसे उदाहरण भी आपको देखने को मिलेंगे, उसके ऊपर भी हम आपको थोड़ी सी चर्चा करते हुए दिखाई देंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास में वैदिक काल के बाद का उत्तर वैदिक काल और उसके बाद का जो समय है जिसमें आप 16 नए महाजनपद देखते हैं, उसमें भी हालांकि जो 16 महाजनपद आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ये 16 महाजनपदास जो हैं इनमें से अधिकतर जो है वो राजतांत्रिक प्रणाली को प्रयोग करते हैं। राजतांत्रिक का मतलब हो गया, तंत्र का मतलब फिर वही है प्रणाली या सिस्टम, और इस प्रणाली को बनाने वाला कौन है? राजा है। तो राजा जिस प्रणाली को बनाता है उसे राजतांत्रिक प्रणाली बोलते हैं, प्रजा जिस प्रणाली को बनाती है उसे लोकतांत्रिक या गणतांत्रिक प्रणाली बोलते हैं। तो बौद्ध काल में हालांकि 16 महाजनपदों में ज्यादातर जो है वो राजतांत्रिक प्रणाली थी, लेकिन कुछ एक हैं जैसे कि लिच्छवी है, वैशाली है, मल्लक है, मदक है, कंबोज वगैरह हैं। ये वाला जो रीजन है बेसिकली आप देखें, या इधर वाला जो रीजन है, इन रीजन्स में, इन दो जगहों के क्षेत्रों में आपको जो लोकतांत्रिक प्रणाली है वो देखने को मिल जाएगी, यानी कि डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये वाले जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जैसे आप बात करते हैं लिच्छवी की, तो लिच्छवी में अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रणाली थी, यानी यहाँ पर लोकतंत्र था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे राजा नहीं थे। देखिए, जहाँ कहीं भी राजा है तो वहाँ राजतांत्रिक प्रणाली तो है ही है, जहाँ कहीं भी राजा है वहाँ राजतांत्रिक प्रणाली तो आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन ये जो राजा हुआ करते थे ना, ये स्वयं में कहीं ना कहीं बाउंडेड होते थे लोकहित का ध्यान रखने के लिए। जैसे आपने सुना होगा रामायण काल में महाराजा राम जो हैं वो लोकहित का, लोक कल्याणकारी भावनाओं से बंधे हुए हैं। भला कि वो राजा हैं, चाहे तो कोई भी नियम निकाल सकते हैं, लेकिन बावजूद उसके वो अपने आप को बांध के रखते हैं। तो राजा होने के बावजूद भी वहां पर डेमोक्रेटिक सिस्टम हमको देखने को मिलता है। तो ये जो स्टेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं ये उसी प्रकार के हैं। तो एंशिएंट टाइम में आपको यहाँ पर भी इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बिहार में जो वैशाली का जो प्रांत है आप देखोगे वो राजा विशाल के नाम से है। राजा विशाल जो कि वैशाली के पहले राजा थे, उनको भी जनता के द्वारा चुना गया था। तो ये राजा विशाल के बारे में भी हमको पढ़ने को मिलता है। इसके अलावा जब आप मौर्य काल में आ जाते हो और उसके बाद के काल में आते हो या टाइम पीरियड में आते हो, तो वहां पर आप कौटिल्य को देखेंगे और उनकी जो रचना है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का मतलब इकोनॉमिक्स नहीं है, अर्थशास्त्र का मतलब अर्थशास्त्री है, और ये राजनीति विज्ञान से रिलेटेड किताब है। और इस किताब में भी गणराज्य को प्रायोरिटी दी गई। और आपको मालूम है कि कौटिल्य ने राजा बनाया था, किसे राजा बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य को। तो राजतंत्र के अंदर प्रजातंत्र शामिल है, राजतंत्र के अंदर प्रजातंत्र शामिल है, यानी यहाँ की प्रजा को इतना अधिकार है कि वो राजा को बता सके कि आप सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं और सही व्यवहार कर रहे हैं, इस तरीके की चीज। तो कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा है उसमें 2 तरीके का गणराज्य बताया है। 2 तरीके के गणराज्य कैसे हैं? पहला वाला जो गणराज्य है वो अयुद्ध गणराज्य है। देखिए, गणराज्य का मतलब फिर मैं आपको बोल रहा हूं वही लोकतंत्र ही है, लेकिन अयुद्ध गणराज्य जो होता था इसमें सारे निर्णय जो है वो राजा ही लेते थे, इसमें सारे निर्णय जो है वो राजा ही लेते थे। लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूं कि इस दौरान भी राजा जब निर्णय ले रहा है तो वो बाउंडेड है इस चीज के लिए कि उसके लिए लोकहित ही सर्वोपरि है, और जब वो राजा लोकहित नहीं कर पाएगा उसे पद त्याग कर देना पड़ेगा, वो कर देगा स्वेच्छा से। आप सोचिए, यहाँ तो नियम की जरूरत ही नहीं है, यहाँ खुद ही इतना अलर्ट है व्यक्ति कि हमें लोगों का ध्यान रखना है और जब हम नहीं रख पा रहे हैं तो हम चले जाएंगे, छोड़ देंगे। ये जो प्रणाली है इसको अयुद्ध गणराज्य कहा गया है।
विष्णुगुप्त जी के द्वारा रचित जो अर्थशास्त्र है। दूसरा गणतंत्र भी इन्होंने बताया है, दूसरा है श्रेणीगत राज्य। और श्रेणीगत राज्य होता है, इसमें अन्य लोग जो होते हैं, अन्य लोग या सामान्य लोग जो होते हैं, उनको भी निर्णय लेने का अवसर दिया जाता है, यानी उनसे पूछ करके निर्णय लिया जाता है। और दोनों, दूसरी वाली कंडीशन तो बिल्कुल ही आपको डेमोक्रेटिक कंडीशन दिख रही है, पर पहली वाली कंडीशन में आप ये मत सोचिए कि जहां पे राजा निर्णय लेने के लिए सब कुछ ताकत रखता है वहां पर गणराज्य नहीं होगा। वहां गणराज्य कैसे हो सकता है? तो पहले होते थे गणराज्य, राजा इतने सैद्धांतिक होते थे, उस समय के जो आचार्य हैं या उस समय के जो लोग हैं वो इतना माइंड से, इतना कह सकते हैं हाईली क्वालिफाइड हैं कि उनके लिए मालूम है कि राजा का पद मेरा पद नहीं है, राजा का पद जो है वो प्रजा के द्वारा मुझे दिया गया पद है और मैं उनके लिए हूं। इस बात को वो समझते थे। इसी तरीके से आप पाणिनि की अष्टाध्यायी की बात करेंगे। पाणिनि ऋषि हैं और इन्होंने संस्कृत के लिए एक अष्टाध्यायी किताब लिखी है जिसमें जनपद शब्द का उल्लेख किया है। अब ये जो जनपद शब्द का उल्लेख है, इसमें कहा गया है कि जनता जो है उसके द्वारा प्रतिनिधि जो चुना जाता था, जिसमें जनता द्वारा प्रतिनिधि जो चुना जाता था, वो जनपदीय व्यवस्था है। यानी कि ये जनपद का मतलब वहां पर वो उससे रिलेटेड नहीं है, वो पर्टिकुलर क्षेत्र से रिलेटेड नहीं है। एक पोस्ट की बात यहाँ पर हम कर दे रहे हैं आपके लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनपद जो पोस्ट है, ये भी कहीं ना कहीं आपको किससे रिलेट करते हुए दिखाई दे रही है? डेमोक्रेटिक पोस्ट को रिलेट करते हुए दिखाई दे रही है। यहां तक हमने क्या सीखा कि ऋग्वेद ही नहीं, एंशियंट टाइम में इसका स्टार्टिंग जो है आपको ऋग्वेद से जरूर देखने को मिल रहा है, बट ये आगे काफी लंबे समय तक, काफी देर तक जो है वो जो है आपको कंटिन्यू करते हुए दिखाई देता है। वो आगे कंटिन्यू कहां तक करते दिखाई देता है? लगभग देख सकते हैं कि लेटर एंशियंट इंडिया का जो टाइम है वहां तक आपको देखने को मिल ही रहा है। प्रारंभिक वैदिक युग की अगर हम बात करते हैं, एंशियंट वैदिक टाइम की, क्योंकि हमारा जो टॉपिक था वो ये समझने का था कि वैदिक काल में और खासकर ऋग्वैदिक काल में किस तरीके का प्रशासन है, तो हम ये समझते हैं कि प्रारंभिक वैदिक युग में एक जनपदीय राज्य व्यवस्था हुआ करती थी। जनपदीय राज्य व्यवस्था का मतलब क्या है? ये जो माना जाता है कि वैदिक जो काल है, ये जो वैदिक काल है, ये जो वैदिक संस्कृति का जो समय है, इनके कर्ता धर्ता कौन है, इनके प्रारब्ध कर्ता कौन है या प्रारंभ कर्ता कौन है? ये आर्य हैं। और आर्य जो है वो क्लान्स में रहा करते थे, यानी कि छोटे छोटे कुटुंब बना करके रहते थे, कबीले बना करके रहते थे। और ये कबीले जो है वो नोमैडिक नेचर्स के होते थे, ये इधर से उधर घूमा करते थे, यहां से वहां ट्रांसफर हुआ करते थे, तो उनको नोमैडिक नेचर का माना जाता था। तो सिंपली आर्य जो है वो क्या है? एक विशेष प्रकार का जनजातीय व्यवस्था रखता था, जो यहां से वहां मूव करते थे समय दर समय पे। लेकिन जब ये सप्त सैंधव रीजन में आते हैं, जब ये सप्त सैंधव प्रदेश में आते हैं, तब आकर के इनका जो स्थायित्व है वो एक जगह पर सेटल हो जाता है, वो रुक जाते हैं। और जब ये एक जगह पर आकर के रुक जाते हैं तो इन्होंने डिफरेंट जगहों से जो चीजें सीखी हैं, जो ज्ञान अर्जित किया है, उस ज्ञान को अब संकलित करने का, यानी कि उसे कंपाइल्ड करने का समय इनके पास मिलता है। और इसी कंपाइलेशन में वेदास जो है वो कंटिन्यू होते हैं। और इनमें सबसे पहला जो आ रहा है दैट इज ऋग्वेद। तो आपको एंशिएंट टाइम में आपको क्या पता चला कि वैदिक युग में एक जनजातीय व्यवस्था है और ये जनजातीय व्यवस्था ही राज्य व्यवस्था के रूप में प्रदर्शित हुआ करती थी। कैसे होती थी उसको समझने का प्रयास हम करेंगे। लेकिन यहां जरा देखिए, लिखा है राजत्व अनुवांशिक था। फिर इसको समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये बहुत बात कंट्राडिक्ट करती है। जब हम लोकतंत्र बोलते हैं ना, जब हम लोकतंत्र बोलते हैं तो हमारे माइंड में तुरंत राजा जो है वो एब्सेंट हो जाता है, यानी कि किसी भी प्रकार से राजतंत्र को हम लोकतंत्र नहीं मानते, ठीक है। लेकिन एक ऐसा समय था हमारे पास जब राजतंत्र में भी लोकतंत्र होता था। एक बात तो आप ये समझिए। दूसरा पार्ट आपको यहां समझना है कि जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो एक और चीज एब्सेंट हो जाती है कि जो राजा का पद है या राजा जैसे समान अर्थ वाले जो पद होते हैं, जैसे प्रेजेंट टाइम में मान लेते हैं राष्ट्रपति ही है, राजा जैसा पद है वो, तो वो वाले पद पर बैठने वाला जो व्यक्ति है वो अनुवांशिक नहीं होता। अनुवांशिक का मतलब हेरिडिटरी नहीं होती है ये पोस्ट। लेकिन बड़े ताजुब की बात है कि पहले का जो लोकतंत्र था, यानी कि ऋग्वैदिक काल का जो लोकतंत्र था, वो राजतंत्र भी था और अनुवांशिक भी था। और ये दोनों होते हुए भी वो लोकतंत्रात्मक था। इससे ये क्लियर होता है कि नैतिकता किस लेवल तक रही होगी, प्योरिटी ऑफ माइंड जो है वो किस लेवल तक रहा होगा, प्योरिटी ऑफ ड्यूटी जो है वो किस लेवल तक रहा होगा। आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। और आज के इंडिया में इसी प्योरिटी ऑफ ड्यूटी जो है
उसकी एब्सेंस जब देखने को मिलती है तो हमें कानून बनाने पड़ते हैं, बाउंड करना पड़ता है व्यक्तियों को, जबकि व्यक्ति को सेल्फ बाउंडेड होना चाहिए अपने कर्तव्यों से। ये हमारी प्राचीन व्यवस्था हमें सिखाती है। तो राजा का पद तो आनुवंशिक था। राजा जो है वो मुखिया को कबीले में पूर्ण प्रतिष्ठा का मतलब सम्मान प्राप्त था। यही बात है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई कि राजा जो है वो मुखिया है कबीले का और उसको सारी प्रतिष्ठाएं मिलती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका वो मिसयूज करे, वो नहीं करता था। इसके लिए उसे इंद्र जैसी दया दिखानी पड़ती थी, वीरता दिखानी पड़ती थी, मित्र जैसी उसे दया दिखानी पड़ती थी, और गुणों में उसे वरुण होना पड़ता था। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज उसके पास होनी चाहिए थी। अब वो जो व्यक्ति जो क्लान का प्रमुख बनाया गया है, वो राजा जो है, उस राजा को कई लोगों की सहायता मिलती थी। मसलन आप पुरोहित से सहायता लेते हैं, सेनानी से सहायता लेते हैं, आप ग्रामीणी से सहायता लेते हैं, आप स्पर्श यानी कि जो आपके, जिसको आप स्पाई बोलते हैं आजकल, गुप्तचर जिन्हें आप बोलते हैं, उनकी सहायता लेते हैं। ऐसे तमाम सारे पदाधिकारियों के साथ में वो काम करता है। अल्टीमेटली उसका काम क्या है? अपने प्रजा की, अपने क्लान की रक्षा करना, आर्थिक रूप से जो है उसको बचाना भी, और वैसे भी फिजिकली भी उसको प्रोटेक्ट करना। यही काम इनके हुआ करते थे सिंपली। अब हम यहाँ पर ये समझने का प्रयास करेंगे, एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्कशन हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि अल्टीमेटली ऋग्वैदिक काल में किस प्रकार की आपको डेमोक्रेटिक सिस्टम देखने को मिलता है। और डेमोक्रेटिक सिस्टम मिलता है किस प्रकार से मिलता है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो प्रशासन की व्यवस्था है उसको 4 इकाइयों में बांटा गया है, और जो सबसे छोटी इकाई है उसे बोला गया था ग्राम। प्रशासन, माफ कीजिएगा, ग्राम नहीं है, सबसे छोटी इकाई जो है वो है आपकी परिवार अर्थात कुल। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सोसाइटी वाज कुल। तो जो कुल है वो कई सारे जो कुल हुआ करते थे उस समय, लेकिन हर एक कुल, हर एक परिवार जो है, इसको आप इंग्लिश में भी कुल ही कह सकते हैं, कुला। और इसका जो परिवार का जो मुखिया है उसे कुलपी कहा जाता था, कुलपी कहते थे आप इसे। कई सारे कुलपी या कई सारे कुल मिलकर के एक नया यूनिट क्रिएट करते थे, और इस यूनिट का नाम होता था ग्राम। और ग्राम का जो प्रधान होता था वो ग्रामीणी कहलाता था, एंड इन इंग्लिश भी इसको आप ग्रामीणी ही कहेंगे। कई सारे ग्राम जो हैं वो मिलकर के एक नई यूनिट डेवलप करते थे जिसे आप विश कहते हैं, और विश का जो प्रधान होता था उसे विशपति कहा जाता था, विशपति। और कई सारे विश जो थे वो एक जन का निर्माण करते थे, यानी जो अगली यूनिट थी उस यूनिट का जो मुखिया था उसे आप राजन कहते थे। ये ऋग्वैदिक कल्चर है। सो इन दिस पर्टिकुलर कह सकते हैं कि डिवीजन, ये वाला जो सिस्टम है ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, और ये जो है आपकी लार्जेस्ट या बिगेस्ट यूनिट के रूप में आप इसको रख सकते हैं। और ये जो व्यक्ति है ये इनका प्रधान है, ये व्यक्ति जो है ये इनका प्रधान है, ये व्यक्ति जो है ये इनका प्रधान है, और ये व्यक्ति जो है वो इनका प्रधान है। तो आप देख सकते हैं कि अल्टीमेटली इन सब का प्रधान कौन है? ये राजन है। ये राजन ही तो राजा है। राजन अर्थात राजन, रक्षा करना। राज का अर्थ जो है वो रक्षा करने से, किसका? जन का। जन मतलब ये सारी चीजें, इस जन का प्रोटेक्टर है ये एक तरीके का। और रक्षा भी किस तरीके की कर रहा है? खास तौर से ये धन की रक्षा कर रहा है। और धन 2 तरीके के हैं, आप एक तरीके से देखिए, एक तो गाय रूपी धन है, और पूरा जो, इसीलिए इसको गोधन का रक्षक बोलते थे। इसे गोप या गोप्ता के रूप में भी जाना जाता था, राजा को गोप या गोप्ता के रूप में भी जानते थे। सो अब ये राजा के पास में इतनी बड़ी यूनिट की जिम्मेदारी है, तो ये अकेले तो नहीं करेगा काम। और ये वाला जो सिस्टम भी आप देख रहे हैं, द पावर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन है। द हेड ऑफ दिस क्लान इज राजन, बट राजन इन सबका हेड अकेले ही नहीं है। अब ये जो विशपति है ये राजन के प्रति उत्तरदायी है, जिनसे मिल करके कोई भी सभा या जब समिति बैठेगी तो इसमें पूरा का पूरा विश आकर के नहीं शामिल होगा इसमें, बल्कि विश के जो विशपति होंगे वो राजा से आकर के मिल लेंगे, क्योंकि विश जो है यहाँ पे विशपति हैं। विशपति आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ विश। सिमिलरली लाइक एज ग्रामीणी आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ग्राम एंड कुलपी आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कुला, यानी कि परिवार। तो जिस यूनिट से बात करनी उस यूनिट के रिप्रेजेंटेशंस जो हैं वो आते थे बात करने के लिए। और ये रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम ही तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा और अहम स्तंभ है। ये इसका उदाहरण स्पष्ट रूप से यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। फिर भी राजा की सहायता करने के लिए प्रशासनिक रूप से 3 बड़ी कह सकते हैं कि यूनिट्स हुआ करती थी उस समय। उसमें एक नाम आता है किल्वत्स्पद, और इसको हम लोग साधारण तौर पर सभा के रूप में जानते हैं। सभा और समिति ये प्रजापति की उस समय 2 पुत्रियों के रूप में माना गया है। और सभा का काम जरा देखिए क्या है, ये कुछ आज की तरह बिहेव करता है।
सभा आज की तरह, जैसे हमारा जुडिशरी सिस्टम है ना, जुडिशरी सिस्टम जो न्यायपालिका जिसे आप बोलते हैं, न्यायपालिका, वो उस समय की न्यायपालिका की तरह बिहेव करता था। और मैं आपको बता दूं कि न्यायपालिका में कौन बैठता है? हाईली लिटरेटेड पर्सन, जो नियमों को जानता हो। इसके अलावा वो व्यक्ति न्याय व्यवस्था में आता है जो सामाजिक रूप से अगर देखें इक्वल आई रखता हो, बराबर दृष्टिकोण रखता हो सभी में। अपने परिवार के प्रति भी जब वो निर्णय देने लगे तो उसे घबराहट ना हो। तो ऐसा व्यक्ति वो व्यक्ति होगा जिसने परिवार ही त्याग दिया हो। इसके अलावा उसका पढ़ा लिखा होना भी जरूरी है न्याय कर्तव्यों के लिए। रिजिड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि न्याय जो है होता है वो रिजिडनेस से आता है, पोलाइटनेस से न्याय नहीं आता है। पोलाइटनेस से प्रशासन डेवलप होता है। इसीलिए देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है कि ये वो स्टेप है जिसमें जो लोग आएंगे, जो इसके चीफ होंगे, जिन लोगों से मिलकर के बनेगी, जिन लोगों का ये कलेक्शन है, वो कौन है? वो लोग गुरु के पद पर है। ये राजगुरु के तौर पर जाने जाते थे। तो यहाँ पर गुरु हैं, गुरुजन जिनको आप बोलते हैं। तो दीज आर हेडेड बाय गुरुजनाज। ये है गुरुजनों के द्वारा इनको हेडेड किया जा रहा है, या उनके द्वारा इनकी अध्यक्षता करी जाती है। और जब भी कोई न्याय का मुद्दा आता है तो ये लोग न्याय निर्णयन करते हैं और नियम बनाने का प्रयास करते हैं। और क्या ये प्रक्रिया आज हमारे देश में शामिल नहीं है? बिल्कुल शामिल है। आप देखते हैं कि हमारे यहाँ जो जजेस होते हैं वो तो लिटरेटेड ही होते हैं और वो किसी प्रकार से बायस्ड नहीं होते हैं। आपको मालूम है कि हमारे यहाँ न्यायपालिका और कार्यपालिका और विधायिका ये अलग अलग तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। इंटरफेरेंस इनका नहीं होता है, तो यहाँ पर भी नहीं है। भले ही राजतंत्रात्मक प्रणाली में काम कर रहे हैं, लेकिन ये स्वतंत्र प्रणाली के रूप में भी इंगित होते थे। इसके अलावा समिति की अगर हम बात करेंगे तो ये वो लोग हैं जिसमें जनों के प्रतिनिधि शामिल होते थे। जनों के प्रतिनिधि से बनने वाला जो कलेक्शन है उसे हम समिति कह रहे हैं। और इनका जो मेन वर्क है, जैसे इनका मेन वर्क जो है वो जुडिशरी वर्क है, न्याय प्रदान करने का है। इसी तरीके से इनका मेन वर्क जो है ये दिस इज समथिंग काइंड लाइक लोकसभा इन प्रेजेंट डे। आज के डेट में जो लोकसभा है ना, वो उस समय समिति हुआ करती थी। अभी लोकसभा में कौन होते हैं? लोगों के प्रतिनिधि होते हैं। तो समिति में भी लोगों के यानी जनों के प्रतिनिधि हुआ करते थे। और यही जैसे लोकसभा में लोकसभा के लोग अपने यहाँ जो बहुमत होता है ना, उस बहुमत दल का जो नेता होता है उसे आप क्या कर देते हो? प्रधानमंत्री चुनते हैं। तो प्रधानमंत्री एक लगभग सिमिलर पोस्ट है हमारे यहाँ राजा की तरह, क्योंकि राजतंत्र है नहीं, हम उसको प्रधानमंत्री बोल देते हैं, वरना ये राजा ही होता है एक तरीके का। तो आप देखिए कि लोकसभा से ही कहीं ना कहीं राजा निकल करके आ रहा है। तो उस समय भी जनों के प्रतिनिधि क्या करते थे? ये अपने में से इंटरनल चुनाव करके सर्वसम्मति से एक व्यक्ति को राजा चुनते थे। भले ही ये राजा का पद अनुवांशिक होता हो, पर चुना जाता था। अयोग्य होने की दिशा में दूसरे परिवार के लोग सामने आते थे। तो आपको ये प्रणाली कैसी लगी? स्वाभाविक सी बात है कि यहां से भी एक साइन हमको दिख रहा है डेमोक्रेसी का। और लास्ट में ये वाली जो संस्था है ये जरूर आज की डेट में एब्सेंस हो गई है, और उसका भी कारण हमें समझ में आता है शायद। ये जो है ये पुरोहितों से मिलकर के बनता था, पुरोहित। और ये पुरोहितों से मिलकर के बनने वाला ये समूह है, विदत वाला जो समूह है, ये इसका काम जो है वो पूजा पाठ से संबंधित है। राजा या धर्म के जो उस समय के कर्मकांड होते थे उनके पुरोहित प्रमुख हुआ करते थे। अब क्योंकि आज के समय में कोई एक रिलीजन नहीं रहा, कई सारे रिलीजन, और हमारे जो देश है वो मूलतः धर्म निरपेक्ष है। तो जब हमारा देश ही धर्म निरपेक्ष है तो ये व्यवस्था जो है एब्सेंट हो गई है। परंतु ये वाली जो व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं जो ऋग्वेद के समय से आज तक हमारे देश में शामिल हैं, और ये बार बार हमें इंगित करती हैं कि जो हमारे यहाँ राजतांत्रिक प्रजातांत्रिक प्रणाली है या लोकतांत्रिक या गणतांत्रिक प्रणाली है, ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है किससे? एंशियंट टाइम के, प्राचीन समय के जो ऋग्वैदिक टाइम है या कल्चर है उससे। अब आपको आशा करते हैं कि समझ में आया होगा कि क्या लोकतंत्र की शुरुआत हमारे यहाँ ऋग्वेद से है। तो इसके प्रमाण आपको यहाँ पर कुछ समय पहले मैंने दिखाए हैं। आशा करते हैं आपको ये लेक्चर पूरी तरीके से समझ में आया होगा। पर इससे संबंधित यदि किसी प्रकार के प्रश्न आपके मन में उठते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना मत भूलिएगा, हम आपके प्रश्नों का जवाब जरूर देंगे। और इस सेशन को लाइक जरूर करिएगा। आज के सेशन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।